गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली कालखंड में पढ़े अधिकार अंतरण का अर्थ, अधिकार अंतरण की विशेषताएं, अधिकार अंतरण के महत्व, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा कि अधिकार अंतरण प्रत्योजन भर्रापण क्या होता है। अब इसके बाद आ जाता है विकेंद्रीकरण। देखिएगा, विकेंद्रीकरण का समझने से पहले विकेंद्रीकरण को थोड़ा आप इसके अर्थ में चलते हैं। देखिएगा, विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का एक विकसित स्वरूप है ना। और जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण करता है या उत्तरदायित्व को सौंपता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अधिक मात्रा, एक बार हम पुनः इसको देखें। अधिकार अंतरण का विकसित स्वरूप है जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का अंतरण करता है या उत्तरदायित्व को सौंपता है। अधिकार का अंतरण भी होता है, साथ में उत्तरदायित्व को सौंपता भी है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिएगा, प्रकारांतरण से यह कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण प्रेरणाओं एवं उत्तरदायित्वों का वितरण है, ठीक है, जिसके अंतर्गत निम्न स्तरों को अधिकांशतः अधिकार ऐसे अधिकारों को छोड़कर जो केंद्रीय सत्ता द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रयुक्त किए जा सकते हैं व्यवस्थित रूप से सौंप दिए जाते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण का क्षेत्र अधिकार अंतरण के क्षेत्र से अधिक क्या होता है? व्यापक होता है। उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय का प्राचार्य है ना भाई, कॉलेज का जो प्राचार्य है वो किसी विभाग के अध्यक्ष को अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है ना प्रदान करे तो इसे अधिकार अंतरण कहेंगे। जैसे कि देखिएगा, प्राचार्य मतलब जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना भाई विभाग। उसमें कोई केमिस्ट्री डिपार्ट अलग होता है, बायोलॉजी का डिपार्ट अलग होता है, मैथमेटिक्स के डिपार्ट अलग होते हैं, कॉमर्शियल डिपार्ट अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में विषय विशेषज्ञ जो होते हैं, एचओडी विभागाध्यक्ष जो होते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति पर क्या करता है, महाविद्यालय के जो प्राचार्य होते हैं वो उन्हें समस्त अधिकार और उत्तरदायित्व को सौंप देता है कि भैया आप नियुक्ति भी करें, और नियुक्ति करने के बाद किस प्रकार से उस पर हम कार्य ले सकते हैं ना। तो इस प्रकार से ये अधिकार अंतरण है ना। और नियुक्ति जो है, नियुक्ति या सामान्य सभी विभागों के अध्यक्षों को सौंप दिया जाता है, ठीक है। देखिएगा, और इसे ही अधिकारों का हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके संबंध में कई विद्वानों ने अपने अपने परिभाषाओं के आधार पर इसको परिभाषित करने का है ना प्रयास किया है। जैसे कि कीथ डेविस कहते हैं कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहाँ तक व्यवहारिक हो संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक व्याप्त वितरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। या सीधे और सामान्य अगर सरल शब्दों में कहें तो विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी निम्न स्तर के अधिकारियों को या अधीनस्थों को उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकार सौंपते हैं, है ना भाई। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? विकेंद्रीकरण का स्वरूप है। विकेंद्रीकरण के अगर प्रकार को देखते हैं तो क्षेत्रीय हो सकता है या भौगोलिक या विकेंद्रीकरण, है ना। इसमें देखते हैं क्षेत्रीय या भौगोलिक विकेंद्रीकरण, और दूसरा है क्रियात्मक विकेंद्रीकरण, और तीसरा है ना प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। तो देखिएगा, पहला है क्षेत्रीय या भौगोलिक विकेंद्रीकरण। तो इसके अंतर्गत क्या है? संयंत्र है, भौतिक सुविधाओं को जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों व स्थानों में वितरित कर दिया जाता है क्षेत्रों के आधार पर, है ना, जिनका उद्योग का फैलाव भी कह सकते हैं,
है ना। तो ऐसे संगठन का जो क्रियाओं का विस्तार प्रदेश के स्तर पर संभव हो सकता है ना भाई। तो ये क्या है, क्षेत्रीय भौगोलिक विकेंद्रीकरण। क्रियात्मक विकेंद्रीकरण क्या है, तो क्रियात्मक विकेंद्रीकरण का आशय पृथक या स्वशासी इकाइयों के रूप में संगठनात्मक कार्यों को फैलाव से है। प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण में क्या होता है, संगठन के निम्नतम स्तरों पर निर्णय के अबाध अधिकारी है ना या निर्देशन की सत्ता सौंप दी जाती है। ये तीनों स्तर पर हुए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विकेंद्रीकरण का महत्व या लाभ। विकेंद्रीकरण का महत्व लाभ क्या होगा, तो इस संदर्भ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है उच्च अधिकारियों का भार कम होना। जैसे कि हमने देखा था कि अधिकार अंतरण में उसके महत्व को देखें तो उसमें भी आए थे कि प्रशासनिक भारों में कमी आई थी, पहला लाभ में। यहाँ पर क्या हुआ, उच्च अधिकारियों का भार कम होना। ऐसे क्या है, देखिएगा सभी अधिकार अगर उच्च अधिकारी के पास होंगे तो ऐसी दशा में वह क्या हो जाएगा, अपने कार्य में भारित महसूस करता है। तो ऐसी दृष्टि से वो क्या है, अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्व को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप देता है और ऐसी स्थिति पे उच्च अधिकारियों का भार कम होता है। ये भी लाभ मिलता है, महत्व है इसके। विविधीकरण की सुविधा मिलती है। विविधीकरण की पर्याप्त सुविधाएं रहती है विकेंद्रीकरण में, है ना। और भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है ना भाई। तो अलग अलग विभाग है, तो इसके लिए अगर अधिकार विकेंद्रीकरण होता है तो ऐसी दृष्टि पर हम क्या कर सकते हैं, है ना भाई, विविधीकरण की भी जो सुविधा है वो पर्याप्त रूप से मिलती है। युवा अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलता है। भाई देखिए, उच्च अधिकारी कहीं न कहीं वरिष्ठ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भी सुअवसर प्राप्त होते हैं, यानी युवा अधिकारियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन भी मिलती है उनको, तो ये भी इनके फ़ायदे हैं। मनोबल ऊंचा होता है, ठीक है भाई। देखिएगा, काम तो सभी करते हैं, लेकिन जब उस काम के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व के लिए ठहराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल ऊंचा होता है कि मैं इस कार्य को करने के लायक हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल ऊंचा होता है। योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत माना जाता है विकेंद्रीकरण, है ना। और निर्णय लेने में सुविधा, उत्पाद ग्राहकों तथा बाजार पर विशेष ध्यान, अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है। तो कई प्रकार से इसमें क्या है, महत्व अपने आप और लाभ अपने आप ही अधिक मात्रा में होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे 5.43 अधिकार अंतरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर। अधिकार अंतरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर, तो आपको इसको 6 पॉइंट में आपको कम से कम लिखना होगा, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। तो अधिकार अंतरण तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पर सार्थक होता है और इसका अर्थ क्या होता है। विकेंद्रीकरण के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो उसमें भी आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और इसमें 6 पॉइंट हम कम से कम लिखेंगे, जैसे कि अंतर का आधार है, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर है, तो आशय है, आधार क्या है, स्तर क्या है, प्रकृति क्या है, आवश्यकता क्या है ना, मार्गदर्शन है, समग्र नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व है। तो इस पर हम 6 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से संगठन की जो चैप्टर है, अध्याय है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समापन की घोषणा करेंगे। और आने वाले जो चैप्टर हैं, है ना, क्या है, निर्देशन, है ना। संगठन के बाद क्या होगा, संगठन के बाद आएगी नियुक्तिकरण, है ना। तो नियुक्तिकरण पर हम चर्चा करेंगे आने वाले कालखंड पर। तो यहाँ पर बहुत ही गहन अध्याय, चिंतन मनन से आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, है ना। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पूछिए, और यहीं पर हम इस अध्याय को समापन की घोषणा करते हैं। थैंक यू।